इस वीडियो में हम लोग इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 700 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक ही वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों को देख लेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो सबसे पहले आप शांत जगह पे बैठ जाइए और वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। अगर एक बार में नहीं देख सकते हैं तो 2 से 3 बार में करके जरूर देख लेना। मैंने इस वीडियो में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से टॉप क्लास के क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम से वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ा करिए तो उसका रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तभी चीज़ें जो है आपके दिमाग में सेट रहती है। इसके लिए मैंने PDF तैयार किया है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके जरूर पढ़ना। उस PDF में भारतीय संविधान, इतिहास और भूगोल के टॉप क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। दोस्तों बता दें कि उस PDF को तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगा था और मुझे लगभग 20 से 25 दिन का समय लग गया था। इसके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में बहुत ही कम अमाउंट रखा गया है, उसे आप पेड करके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास से लगभग 200 प्रश्न हैं, मध्यकालीन इतिहास से लगभग 300 प्रश्न हैं और आधुनिक इतिहास से लगभग 200 प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को हम सीरियल वाइज देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? इसमें 4 वेद हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें से एक धर्म ग्रंथ है और इस धर्म ग्रंथ में 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से। इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इन चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजा तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़ इसके लेखक हैं। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिए। राजा तरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि इसके लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। पतंजलि कौन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? मौर्य युगीन सामाजिक तथा संस्कृति के बारे में। ठीक है। सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? यह है डायमेकस। डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। मिस्र के राजा टॉलमी
फिलेडल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? डायनोसियस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था चीनी यात्री फाहियान। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? मध्य प्रदेश की जनता को। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? कपिशा में पहुंचा था। कपिशा जो कि अब अफगानिस्तान में है। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? 15 वर्षों तक ये भारत में रुका था। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? CU की कहा जाता है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल बरूनी। किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? ये इटली का यात्री था। इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान में रखिए, रिहला किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तारानाथ ने कंगियूर तथा तंगियूर ग्रंथ की रचना की थी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुम्फा में। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? सौगौरा अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। किस कश्मीरी नौपसाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? कसारपण। किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? यवन शासकों ने। किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त के शासनकाल के। भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? अरिकेडू से, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी में है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कलिंग राज खारवेल से। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन से। नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? गौतमी बलश्री ने। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक स्तंभ लेखन किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त से है। कालिदास के बारे में वर्णन किस में मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? वत्स भट्टी थे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रतिहार नरेश भोज से है। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए
भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? बांसखेड़ा अभिलेख में। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? बंगाल के शासक विजयसेन से। अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गिरनार अभिलेख में। जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे कौन सा काल कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? उसे इतिहास कहा जाता है। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के लेख। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। मनुष्यों द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया था? नव पाषाण काल में। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अत्तिरम पक्कम से, जो कि तमिलनाडु का एक स्थान है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं तथा जौ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? रेडियो कार्बन C14 द्वारा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था, जो कि गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में ही मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान था, यानी जो भी परिवार होता था उसका मुखिया पिता होता था। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोम रस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुतर निकाय में। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। राजगृह, जिसे अब राजगीर कहा जाता है, बिहार में है। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव।
जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, जो कि वर्तमान में वैशाली बिहार में है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल थे, जो बाद में चलकर इनके दामाद बने। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? जैन धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या है? यशोधरा तथा राहुल। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम यशोधरा और जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में, जो कि बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, जो कि अब देवरिया उत्तर प्रदेश में है। किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह में। ध्यान में रखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली बिहार में 383 ईसा पूर्व में। तो जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हैं यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको रट जाइए। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सबाकामी ने। सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी चौथी बौद्ध संगीति, प्रथम ईस्वी शताब्दी में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार बना। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पाद्रेटी फैनथेलर ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुख ने की थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है, यानी सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण शासकों ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था।
गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता था? सील। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। तो ध्यान में रखिए, कालिदास किसके शासनकाल में कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कई बार रिपीट हुए हैं, सबको ध्यान में रखिएगा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कांचीपुरम में। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? ये सभी पल्लव वंश के शासक थे। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, तो दिमाग में सेट रखिएगा। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के ये सभी राजा थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिर या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? ध्रुव ने। किस राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने।
वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? ये चालुक्य वंश के राजा थे। विक्रमादित्य छठे, तैलप द्वितीय तथा सोमेश्वर किस वंश के राजा थे? ये सभी चालुक्य वंश के राजा थे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विषयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? ये सभी चोल वंश के राजा थे। तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? शाला भोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल की। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर, जो कि वर्तमान में बिहार में है। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश के राजा थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? देवपाल ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद वरदाई ने। तो प्राचीन इतिहास के टॉप क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब हम मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करते हैं। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? अलप्तगिन ने। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। सुबुक्तगिन कौन था? अलप्तगिन का दामाद था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगिन का पुत्र था। बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल उल्लाह की उपाधि दी थी? अल-कादिर बिल्लाह ने। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था प्रथम युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? अभी बताया। विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की और पराजय हुई थी मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान इसमें हारा था और मोहम्मद गोरी जीत गया था।
1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा राजा जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? अजमेर में है। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? आराम शाह, सिर्फ 8 माह के लिए बना था। 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? इल्तुतमिश ने। ज्ञात रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण नहीं किया था, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया से हुआ था। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सिलकर अपना जीवन यापन चलाता था? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का असली नाम क्या था? बहाउद्दीन। तुर्कान ए चिहलगामी क्या था? इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? बलबन ने। बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1266 में। दिल्ली के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? बलबन ने। दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन ने। बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज क्या था? ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव था, नवरोज। किसने बलबन को उलूख खां की उपाधि प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। कौन सा कवि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ? अमीर खुसरो। किसने अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर उन्हें मुलुक शुआरा यानी राष्ट्र कवि घोषित किया था? कैकुबाद ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शैमुद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपना राजधानी बनाया? किलोखरी को। जलालुद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? अली तथा गुरशास्प। ये दोनों बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। घोड़ा दागने एवं सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने ही। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइनुल फतूह की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। फुतुहुस सालितीन किसकी रचना है? इसामी की रचना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों तथा झोपड़ियों पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता था? गढ़ी कर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? कादर खान ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 में। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? इसका नाम था जूना खां और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना की थी? अमीर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद।